हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम। तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था? लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। इंट्रोडक्शन में जितने भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ हो रहे थे, हमने वो कवर किए थे। ठीक है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ हमने क्या क्या किया था, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी याद आ जाएगा हमने क्या क्या किया था। तो फर्स्ट हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताया था। 2D सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, 3D नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, दो तरह के डिवीजन से, उसमें एक इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, बस साइन का डिफरेंस होता था इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? एरियाज ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टाइम्स जो था फॉर्मूला, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हुआ। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्लोप। स्लोप के बारे में पढ़ा था कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा, स्लोप नेगेटिव कब होगा। जब एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, एंड जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो स्लोप नेगेटिव हो जाता है। तो एंगल हम किस तरह से मेजर करते थे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ी थी लाइन की, y = mx + c, जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लिया था, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस का। ठीक है, जिसमें जो है ना हमने परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म के बारे में आपको बताया था कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। और दो लाइन पैरेलल कब होंगी? जब उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो क्या होती थी ये? पैरेलल होती थी। तो उसके आगे कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने, मुझे याद आ रहा है। तो थोड़ा सा कुछ उसी के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन और करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी अगले लेक्चर्स की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये भी स्लो चल रहा है, ये भी हल्का चल रहा है, इसको ट्राई करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 4 विद, हाँ ये चल रहा है, विद स्लोप 4, इसका स्लोप दे रखा है हमें ना, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड passing through the point, and passing through the point, पॉइंट दे रखा है हमें क्या? 5, -7, 5, -7 इस इक्वेशन क्या होगी इसकी, हमें ये बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसके अंदर भी। a y = what? 4x - 35। ऑप्शन बी 4y = x - 35। ऑप्शन सी y = 4x - 27। ऑप्शन डी y = 4x + 27। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल ज्योमेट्री है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। और क्योंकि इसका जो यूज़ है वो मोस्टली फिजिक्स में बहुत है। ठीक है, स्लोप में आप फिजिक्स में पढ़ते होगा, आप पैराबोले बात आ रहा है, या फिर आपको उनका स्लोप का जो है यूज़ होता है इसमें, जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे होता है ना, तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। उस पर अगर आप tan थीटा निकालोगे तो एक्सेलरेशन बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वो वेलोसिटी बताता है। तो देखो कितना ज़्यादा यूज़ है इसका। और ऐसे ही नहीं है, केमिस्ट्री में भी यूज़ है इसका। आगे आप पढ़ोगे 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और पीसीएम में आओगे आगे तो उसमें भी देखना, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तो क्योंकि फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूले कम से कम करवाऊं, क्योंकि अभी सिर्फ आप 3 फॉर्मूले पढ़कर आ चुके हो 10th क्लास में। कौन कौन सा फॉर्मूला? एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला, और एक भूला भटका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला।
ये 3 फॉर्मूले तो थे, लेकिन यहाँ तो सर ने काफ़ी फॉर्मूले करवा दिए। तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने मेथड से करने के लिए, अपने जनरल नॉलेज के थ्रू करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अवॉइड करवाऊंगा, मैं ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करवाऊंगा। तो सी कॉन्सेप्ट तो याद करना पड़ेगा ना, बट तो क्या है हमारा ये। अब जरा ध्यान से में एक बात रखो, ये कह रहा है ना इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप 4 का मतलब क्या है। अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, मैंने आपको ये लिखवाई थी ना, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और जनरल फॉर्म भी कहते थे इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता था, ये कहलाता था स्लोप, और ये कहलाती थी हमारी क्या, y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये कहलाती थी y इंटरसेप्ट, वो कहलाता था स्लोप। तो इक्वेशन में जहां जहां देखो y हमारा इंडिपेंडेंट, एक चीज तो ये देखो कि y क्या है, y हमारा इंडिपेंडेंट है, इस पर कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ। अगर y इंडिपेंडेंट है यानी कि इसका सिर्फ कोफिशिएंट 1 है, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप हो जाएगा। तो जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को देखो, इसका स्लोप क्या होगा 4, इसका स्लोप भी होगा 4, इसका स्लोप भी होगा 4, लेकिन इसका जो है वो 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसका स्लोप 4 आ रहा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट जो दे रखा है, ये पॉइंट जो दे रखा है, इसे सेटिस्फाई करवा के देख लो। इसे जब सेटिस्फाई करवाओगे तो किस में सेटिस्फाई करेगा, जरा 5, -7 यहाँ पुट करके देखना, -7 इजिकल टू 4 5 20 -30, नहीं आ रहा, इसमें तो करना ही नहीं है क्योंकि इसका स्लोप ही कुछ और है। इस पे करके देखो, हाँ -7 अगर यहाँ पुट करोगे तो देखो ये आ जाएगा 4 5 20 -27 -7, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी चेक करा के देखो, नहीं करेगा, ठीक है। तो 4 5 20 -7 नहीं आएगा, +7 आ जाएगा इस वाली में अगर पुट करोगे। तो यानी कि ये चीज दिख गई ना हमें कि एक ये पॉइंट हमें मिला और एक हमने स्लोप वाला फॉर्म देखा, और अगर आपके पास स्लोप भी नहीं हो, सीधा सीधा वैल्यू पुट करके देखना तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ये भी हो जाए, तो वो डिपेंड करता है क्या है एक्चुअल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक इक्वेशन की फॉर्म भी होती है, मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए लिख दे रहा हूँ, याद मत करना, लिख लो चलो। अगर किसी भी 1 पॉइंट से लाइन पास करेगी x1 y1 से, और इसका स्लोप क्या है, गिवन है, स्लोप क्या है, गिवन है m, एक ये पॉइंट गिवन है और एक स्लोप m गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती है y - y1 इजिकल टू m टाइम्स x - x1। तो बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसको याद कर लो, ये कहलाता है द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is given and passing through a given point, that given point is x1 is y1, ठीक है, ये गिवन पॉइंट हो जाएगा। तो आपको तरीका इससे भी कर सकते हो y - y1 से, लेकिन यार याद करना पड़ेगा, ये परेशानी है याद करना, तो याद करने से बचना है। अभी जो नॉलेज है उसी को आप इसमें लगाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। तो नोट करो इसे जल्दी से, सी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of line passing through the point, the equation of line passing through the point, passing through the point, पॉइंट आपको दे रखा है 1,1, 1,1 इज द गिवन पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है इक्वेशन ऑफ लाइन 1,1 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन से परपेंडिकुलर है, लाइन आपको दे रखी है 3x + 4y - 5, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपको ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी 3x + 4y + k इक्वल टू 0। ऑप्शन सी 4x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी 4x - 3y - 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो, एक चीज आप लोग ध्यान रखो, किसी भी क्वेश्चन को देखकर एक फील आता है कि इसको हाँ शायद इस मेथड से करेंगे, तो क्या आपको फील आ पा रहा है अभी? मेरे ख्याल से अभी नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि जस्ट ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर आपने
उन फॉर्मूलों को देख के प्रैक्टिस अगर करी है तो फील आ जाएगा, अदरवाइज फील नहीं आने का। तो देखो इसमें गिवन क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन होती है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा, वो 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है, गिवन कंडीशन। तो इसमें गिवन क्या है, ये कह रहा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक तो इस पॉइंट से पास कर रहा है 1,1 से, ठीक है। चलो भाई, कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब जरा परपेंडिकुलर, टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती थी, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती थी, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता था बेटा, -1। तो पहला काम क्या करो, इसको जनरल फॉर्म में निकालो, y = mx + c में। तो इसकी अगर हम बात करें, इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, 4y = -3x और -5। इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, ओके। y = -3/4x और -5/4। तो अब आप इसको देख के बता सकते हो कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, दिस इज द स्लोप, द कोफिशिएंट ऑफ x व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ y इज 1, -3/4 इसका स्लोप हो जाएगा। अब जरा ध्यान से बताओ ऐसी कौन सी लाइन है, यानी कि आपको इसका स्लोप मिल गया, m1 मिल गया, m1 हमारा पता चलिए कितना, -3/4, यानी कि हमें m2 ऐसा चाहिए होगा कि हम इससे मल्टीप्लाई करें, m2 हमें ऐसा चाहिए होगा कि हम इससे मल्टीप्लाई करें और वो -1 हो जाए, यही तो चाहिए ना। यानी कि अगर ये -3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल तो चाहिए होगा 4/3, -1 लाने के लिए। तो हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसका स्लोप क्या हो 4/3। 4/3 तो तुम देख के बता सकते हो कौन सी लाइन है इसमें जिसका स्लोप क्या हो 4/3। तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये तो सब देखो, इसका तो 4/3 नहीं होगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा। अब बचे ये दो, ठीक है। इसको अगर इधर ले जाएंगे 3y को, तो जब 3 डिवाइड करेंगे तो एक तो ये लाइन ऐसी है सी जिसका स्लोप 4/3 है, और एक लाइन हमारी ये ऐसी है जिसका स्लोप 4/3। जरा देख लो, चेक करके देख लो, 3y को इधर ले गए और 3 को जब डिवाइड करोगे तो 4/3 -1/3, यानी कि ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से एक आंसर है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब दूसरा आंसर हमारा कौन बताएगा, ये पॉइंट 1,1, ठीक है। एक तो हमें पता चल गया कि इन दोनों में से एक आंसर है, क्योंकि इसका भी स्लोप कितना है 4/3 है, देख लो, और इसका स्लोप भी कितना है लाइन का 4/3 है। अब कौन बताएगा हमें, ये 0.11 बताएगा कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो जरा चेक करके देखो, अगर मैं यहां पर 1 रख के देखूं तो 4 - 3 ना, ये कभी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, डी बैठेगा। क्यों, क्योंकि इस पे देखो 1 रख के, तो 4 × 1 -3 × 1 1 1 -1 0, तो सो डी इज द आंसर। ब्यूटी है क्वेश्चन की, ब्यूटी क्या ब्यूटी है, कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है। कॉन्सेप्ट की ब्यूटी क्या, मैंने आपको लास्ट रन पे करवाया था, लास्ट लेक्चर पे करवाया था क्या, कि जब कभी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इनके स्लोप का प्रोडक्ट हो जाता है -1। ये बताया था ना मैंने आपको, इनके स्लोप का प्रोडक्ट हो जाता है -1। तो बस एक लाइन तो इन्होंने दे दी, और स्लोप तो अब देख के पता चल जाता होगा लाइन में। अगर लाइन कोई दे रखी है तो इस फॉर्म में चेंज कर दो लाइन को, y = mx + c में, तो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा स्लोप कौन सा है। तो मैंने इसको आपको देखो एक इक्वेशन सॉल्व करके बताई थी, इस तरह से y = mx + c में आ गया ना ये, तो ये -3/4 इसका स्लोप हुआ। तो परपेंडिकुलर ये है लाइन ऑलरेडी, तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या थी कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, -1 होना चाहिए। तो इसको इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, यानी एक ये और एक इस लाइन का, जो भी लाइन हमारी आंसर होगा, उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो एक हमने, एक इसका 4/3 आ रहा है, एक इसका 4/3 आ रहा है -1 के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन दोनों में से एक आंसर है, उसके बाद हमने ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाया, तो दो में से एक एलिमिनेट हो गया। देखो हल्के हल्के ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, पहले ये दोनों एलिमिनेट हुए स्लोप की वजह से, और इस पॉइंट की वजह से जो बचा हुआ था वो एलिमिनेट हो गया। दैट्स ऑल, आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है बच्चों, समझ में आया, जल्दी से नोट करो इसको, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बता दूंगा। सी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, देखो बहुत ध्यान से रखना, क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना बस। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the origin, passing through the ओरिजिन, कहां से पास कर रही है लाइन? ओरिजिन से पास कर रही है, यानी कि 0,0 से पास कर रही है, ये तो पता ही होगा ओरिजिन क्या होता है। एंड पैरेलल टू द लाइन, एंड पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के पैरेलल है? लाइन आपको दे रखी है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन भी ले लो भैया, ऑप्शन ए है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, ऑप्शन बी 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ऑप्शन सी 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी नन। ये नन कह के जो है ना बहुत सारे आंसर हो जाते हैं हमारे। अगर कोई क्वेश्चन नन ऑफ दिस बोल देना, इसका मतलब ये बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। अगर ये 4 ऑप्शन होते हैं तो फिर इन चारों में से एक आंसर होता है। तो नन में एक तरह से जो है ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन नन वाला टफ हो जाता है, कहा जाता है ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो सी देखो बहुत ध्यान से, पहली चीज एक बात मैंने आपको बहुत फोर्स करके बताई थी, बहुत ही पॉइंट करके बताई थी मैंने कि बेटा बच्चों, जब कभी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी, जब कभी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो कांस्टेंट टर्म जो होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी में, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता। अगर किसी भी लाइन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब कि वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही। ठीक है, तो देखो एक हमारा ऑप्शन ए और एक हमारा ऑप्शन बी, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि साहब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस भी आ सकता है। अब दूसरी कंडीशन याद रखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों? मैंने ये कहा था आपसे कि जब कभी 2 लाइन पैरेलल होंगी, M1 और M2, या तो पैरेलल होंगी या कोलिनियरिटी वाली कंडीशन होगी, एक पॉइंट कॉमन होगा, तो इनका स्लोप क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। मैंने बताया था ना आपको ये कि जब कभी 2 लाइन पैरेलल होंगी तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो दैट्स इट। तो सी दिस इज द इक्वेशन। इसका स्लोप क्या है जरा देख के बताओ। अरे ये तो सीख गया होगा यार स्लोप निकालना। 2y इक्वल टू 3x प्लस 1 और y इक्वल टू 3/2x प्लस 1/2। तो स्लोप कितना आ रहा है इसका? 3/2। तो आपके पास ऐसी कौन सी लाइन है ए और बी में से, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखो, जिसका स्लोप कितना आ रहा है? क्या? 3/2। एक ही है, कौन सा? ऑप्शन ए। 2y को इधर ले जाओ, 3/2। अब सी का हमें क्या करना है? स्लोप मिल गया ना, स्लोप भी बराबर आना चाहिए और तुम्हारा सी टर्म भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कितना होगा जरा देखो, 3x इक्वल टू 2y और y इक्वल टू 3/2। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो छोड़ो, स्लोप तो यही होता है जो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 3/2। उसका स्लोप कितना? 3/2। यानी कौन सी लाइन है? 2 लाइन पैरेलल जब होती है, जब उनका स्लोप क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, ये लिख लो। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रही है? ये पास कर रही है 5,1 से। The equation of line passing through 5,1 and parallel to the line, and
पैरेलल टू द लाइन। लाइन हमें दे रखी है 7x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, आप बताओगे इसका। ऑप्शन ए 2x माइनस 7y। बेटा रिपीट इसलिए करा दिया मैंने, क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन है वैसा ही क्योंकि अभी नया कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बी 7x माइनस 2y प्लस 33 इक्वल टू 0। सी 2x माइनस 7y माइनस 33 इक्वल टू 0। लास्ट ऑप्शन डी नन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें, वही चीज है, देखो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। इस लाइन का स्लोप आ रहा है ना, देखो अब मैं बार बार स्लोप निकाल के नहीं दिखाऊंगा, सीधा सीधा बोल दूंगा, देखो 7/2 आ रहा है, आप चेक कर लो स्लोप कितना आ रहा है इसका, 7/2। अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, अब ऐसी कौन सी लाइन है इनमें से जिसका स्लोप 7/2 आ रहा है, बताना जरा मुझे। देखो इसका स्लोप कितना आ रहा है 2/7, इसका भी 2/7 आ रहा है। सिर्फ लाइन तुम्हारी यही है जिसका स्लोप 7/2 आ रहा है, सीधा सीधा ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो 5,1, तो कितना हुआ 7 5 35, 35 माइनस 2 33। हाँ ये तो 35 नहीं हो रही। सी 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 वेट 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 क्वेश्चन है। और कोई भी तो लाइन है, ये 2x माइनस ये, इसका स्लोप भी तो आ रहा है कितना, इसका तो 2/7 आएगा। और यहाँ पे जो हमारी लाइन है इसका स्लोप कितना आएगा 7/2, और 7/2 इसका भी तो 7/2 आ रहा है, इसका भी 2/7 आ रहा है। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन फिट नहीं हो रहा ना, क्योंकि देखो ये तो स्लोप तो ठीक है 7/2 आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन ऑप्शन देखो, इसका अगर स्लोप देखोगे तो इसका 2/7 आ रहा है, इसका स्लोप भी 2/7 आ रहा है, लेकिन इसका 7/2 आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये। 7 5 35 माइनस 2 कितना होगा 33। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन इज द आंसर। क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये 0.5,1 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। स्लोप तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन दैट ना ए आंसर, ना बी आंसर, ना सी आंसर, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, डी इज द आंसर, नन। ओके, तो नोट करिए क्वेश्चन जल्दी से, जितने मैं यहां कर देता हूं क्वेश्चन, कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन ऑफ लाइन। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, टू y एक्सिस। देखो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू कितनी है, 0, सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है। याद करो, इस कंडीशन को फील करो भैया। देखो सी, ये तो लाइन होती नहीं, यानी x की एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर जो है ना एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल जाती है, और y की एक कांस्टेंट वैल्यू की लाइन किसके पैरेलल जाती है, x एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्री कॉमा माइनस 7। यानी कि देखो अब वो कितने भी पॉइंट से पास कर सकती है, 3 कॉमा माइनस 7 से पास कर रही है। तो आपको क्या बताना है, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बता देता हूं आपको। ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी y इज इक्वल टू -7, ऑप्शन सी y इज इक्वल टू -7x, ऑप्शन डी y इज इक्वल टू 3x। देखो बच्चों, ये जो हमारी इक्वेशन है ना सी और डी ऑप्शन का, इसमें सी कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म का ना होने का मतलब क्या है कि इक्वेशन ओरिजिन से पास करेगी। तो हमारी कोई भी इक्वेशन जो कि किसी भी एक्सिस के पैरेलल होती है वो ओरिजिन से पास कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती ना। तो सिर्फ और सिर्फ देखो ये पॉइंट है ना कौन सा, x इज इक्वल टू 3 एंड y, और ये पैरेलल किसके, पैरेलल है y एक्सिस के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू होगी, y की तो होगी नहीं ना। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट। यार देखो कैसे, अरे भैया ये कितना है 3, ये पैरेलल आ गया। अगर ये y इक्वल टू -7 होता
तो ये यहाँ पर हो जाता, इसलिए क्वेश्चन ने क्या बोला, विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल क्या है, सिर्फ यही तो होगी ना वाई एक्सिस के पैरेलल, तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x = 3। ओके बच्चों, तो नोट कीजिए थे जल्दी से, ये क्वेश्चन और लिखते हैं जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो ये उल्टा हो गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस and passing through -2,5। ऑप्शन देख लो, x = -2, ऑप्शन बी y = 5, ऑप्शन सी y = -2x + 5 and option D y = 5x। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखो जरा, इसने क्या बोला क्वेश्चन ने, इसने कहा द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना कि वाई एक्सिस के। तो जब कोई भी लाइन इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो सिर्फ और सिर्फ प्योरली किसकी वैल्यू होगी, यानी y की ही वैल्यू होगी, -2,5। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे सर एक बात समझ में नहीं आई हमारे, ये लाइन पैरेलल ठीक है आपने बता दिया, हमारे बात समझ में आ गई। आपने कहा कि बच्चों जब ये पैरेलल होगी ना किसके, एक्स एक्सिस के, तो ये y = 5 आ जाएगा, ये बात तो समझ में आ गई, ये आ गई y = 5। लेकिन ये -2,5 से क्यों कैसे पास करेगी सर ये बताइए। अरे भैया यार देखो ये -2 यहाँ पर आएगा, ये -1 है और ये -2 है, सी ये -2,5 से भी पास करेगी, ये -1,5 से भी पास करेगी, ये 1,5 से भी पास करेगी, ये 2,5 से भी पास करेगी, 3,5 से भी पास, यानी कितने पॉइंट से पास करेगी, ये इनफाइनाइट पॉइंट से पास करेगी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब कभी लाइन पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, तो सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू होगी, y = समथिंग कांस्टेंट। और जब लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के तो कुछ x की वैल्यू होगी, यानी x = समथिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा इसके अंदर जिसको हमें यूज करना है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि c -3 5, ये तो लाइन फिक्स चल रही है ना, सिर्फ पैरेलल चल रही है, तो कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो आपको जो है सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं, कहीं आप जो है ना यहाँ पर जो है कहाँ लड़ने लग जाओ कि सर इसको इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, और इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने बैठ जाओ, और हो सकता है गलती से ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि आपका ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं करना हमें, सीधा सीधा हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। आप देख लो इसमें क्या है, पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्योरली, और जब वाई के पैरेलल होगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और जब एक्स के पैरेलल होगा तो प्योरली किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो हटा देते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं क्वेश्चन, आसान आसान से क्वेश्चन है। देखो लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा द लाइन्स whose equations, the line whose equations are 3x minus 7y plus 9 equal to 0, comma 9x minus 2y 21y plus 27
इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। आर आपको ये बताना है कि ये इनका नेचर क्या है। ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी कोइंसिडेंट एंड ऑप्शन डी इंटरसेक्टिंग। यहां पे हमारा स्लोप ही हमें सब कुछ बता देगा कि क्या होगा, दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहां पे हमारा स्लोप ही हमें बता देगा कि ये है क्या। देखो पहली चीज तो तुम्हें एक चीज ही दिखाई दे रही होगी कि 3 और 9 इसका रेशियो कितना आ रहा है 1/3, 1/3 और 1/3, यानी कि a1/a2 सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। डायरेक्ट कंपेयर भी करके कर सकते हो आप, है ना। क्या कंडीशन होती थी कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती थी कोइंसिडेंट लाइन की। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होते थे ये कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। a1/a2 बताया नहीं, पढ़ाया नहीं लीनियर इक्वेशन। b1/b2 ये काय की होती थी, इंटरसेक्टिंग की। और अगर ये होता था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होती थी पैरेलल लाइन की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, छोटा सा लीनियर इक्वेशन का है आपको, और आप लोग अभी बखूबी पढ़कर आए हो 10th क्लास में, ये सब चीजें क्वेश्चन कर आए हो। तो यहाँ पर आप स्लोप से भी निकाल सकते हो इसको। अगर मैं आपसे कहूँगा इसका स्लोप कितना होगा लाइन का, इसका स्लोप हो जाएगा कितना 7y इज इक्वल टू कितना 3x + 9। देखो ध्यान से, और y यानी कि इसका स्लोप आ जाएगा 3/7, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा माइनस का 9/21। इसका भी कितना आ रहा है स्लोप 3/7, यानी कि दोनों का स्लोप बराबर है, दोनों का स्लोप बराबर है। तो दोनों का स्लोप बराबर कब होता है, या तो लाइन पैरेलल होती है जब, या लाइन कोइंसिडेंट होती है जब। देखो वो जो क्वेश्चन है ना लीनियर इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशन कर रहा हूं उसके कोलिनियरिटी वाले क्वेश्चन मैं स्लोप से करूंगा, उसको मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से बताऊंगा ही नहीं, इतना लंबा फॉर्मूला कैसे याद करोगे, स्लोप से जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है। उससे करेंगे। तो यहां पर क्योंकि परेशानी आ गई थोड़ी सी कि इसका स्लोप भी बराबर, इसका स्लोप भी बराबर, या तो पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो कोइंसिडेंट चेक करने की क्या कंडीशन थी, यहाँ पे फिर आपको कोइंसिडेंट की तरफ मूव करना पड़ेगा ना कि क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, जब आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, ठीक है। जी ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा द एंगल बिटवीन द लाइन्स, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब ये थोड़ी सी चीज नई है, हालांकि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, लेकिन आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो। एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, उसके ऊपर ये एंगल निकल कर आ जाता है। द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है हमारी y माइनस √3x -5 इक्वल टू 0, कॉमा दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है √3y -x + 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। और एंगल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या चाहिए था हमें, क्या चाहिए था स्लोप। जल्दी से रफली मैं इतने ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप स्लोप निकाल दो रफली। कैसे निकलेंगे लेंगे स्लोप में, अब ज़्यादा हाथ पैर तो मानना नहीं है, डायरेक्ट दिख जाता है स्लोप 22.5 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों जरा ये बताओ, ये दोनों इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन 1 E1 है
और ये E2 है, तो M1 कितना होगा जल्दी बताओ जरा देख के यार। ये वहाँ चला जाएगा √3, तो √3 हो जाएगा इसका स्लोप। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा M2 1/√3। क्यों, क्योंकि x उधर जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, 1/√3 इसका स्लोप हो जाएगा। तो मैंने आपको एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इस कैलकुलेशन से आपका tan थीटा निकल कर आता था। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। तो सी tan थीटा इज इक्वल टू कितना, M2 कितना है हमारा 1/√3। किसी को भी आप M1 M2 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्लस आएगा। तो चलो मैं इसको ले ले रहा हूँ। ये मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि ये हमें पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना। तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इंटू √3। ये मॉड्यूलस का मतलब क्या है, मैंने बताया था ये वो मशीन है जो नेगेटिव को क्या करती है, पॉजिटिव करती है। ओके, तो इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 1 माइनस 3 अपॉन √3 अपॉन 1, ये कैंसिल हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है बेटा, ये मॉड्यूलस में है, याद रखना। ये 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, एक्चुअल में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 1 जो भी होगा। तो कितना आएगा आंसर इसका आंसर आ जाएगा, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। और 1/√3 कब होता है tan थीटा, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री। तो बात खत्म हो गई। एंगल कितना है दो लाइन्स के बीच में, 30 डिग्री इज द एंगल। ओके, तो ये भी नया कॉन्सेप्ट आपके एक तरह से, हालांकि मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, लेकिन कैसे करना है ये आपको देखना था कि एंगल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट M2 माइनस M1। बस ये याद रखना है इसके अंदर कि ये मॉड्यूलस है। मैंने दो जो डंडे लगा रखे हैं ना बीच में, ये एंटीना, एक्चुअल में एंटीना नहीं है, ये मॉड्यूलस के वो होते हैं ये बॉक्सेस। तो मॉड्यूलस का काम क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है, नेगेटिव नहीं देता। तो मैंने 1 माइनस 3 किया ना, तो -2 आना चाहिए था ना, तो लेकिन ये प्लस हो गया क्योंकि इसने प्लस कर दिया इसको। 2/√3 अपॉन 2/1, दैट्स 2 to कैंसिल, द आंसर इज 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू tan 30। ओके बच्चों, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस आसान सी चीज है। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान से देखो जरा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। सवाल देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा, लेट व्हाट A 3,4 B 4,4 एंड C, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं 4,5। Be any 3 points, be any 3 points। ये कोई 3 पॉइंट है, ये हमें दे रखा है। Be any 3 points, the angle between, full stop, the angle between AB and AC, AB एंड AC। अच्छा बच्चों, ये बताओ जरा कि एंगल निकालने में किस चीज का यूज हो रहा है। एंगल निकालने में स्लोप का यूज हो रहा है ना। तो मैंने आपको स्लोप निकालना बताया था कि 2 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं C, इफ दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B एंड हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड x2 y2, ओके, द स्लोप बिटवीन द लाइन AB, slope of AB is equal to
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता था स्लोप का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहां पर भी दो लाइन हमारी, एक लाइन कौन सी ए बी और एक लाइन कौन सी है ए सी। ठीक है, एक लाइन हमारी ए बी और एक लाइन है ए सी। तो जरा स्लोप बताओ ए बी का कितना होगा, ए बी का स्लोप कितना होगा। ए बी का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 4 अपॉन, स्लोप बताना है, मैं लिख दूं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी दोनों निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा 4 माइनस 4 यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि इसका स्लोप कितना आ रहा है ए बी का 0। अब जरा ए सी का स्लोप देखो, ए सी का स्लोप कितना आ जाएगा, ए सी यानी ये पॉइंट, ये कितना आएगा y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3, ये कितना आ रहा 1, यानी कि आपको m1 मिला कितना 0 और m2 मिला कितना 1। ठीक है बेटा, बस काम खत्म। फॉर्मूला हमारे पास है, क्या था फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला था हमारे पास। m2 कितना है, ये दे रखा है ऑलरेडी 1, m1 कितना है 0 अपॉन, ये भी 0 हो जाएगा 1, तो यानी कि कितना आ रहा है 1। tan थीटा की वैल्यू आ रही है कितनी 1, और tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है बेटा, tan थीटा की वैल्यू 1 जब आती है जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा इन दोनों लाइन के बीच में 45 डिग्री। ठीक है, तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, मैंने आपको स्लोप निकालना बताया, स्लोप के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थे जो स्लोप के थे, स्लोप रिलेटेड, जो हमने आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था थोड़ा सा, उसके बारे में मुझे बताना ज़रूरी था आपको कि कैसे क्वेश्चन कराएंगे इसके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए, क्योंकि सेंट्रॉइड भी पढ़ा रखा है, जो पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन तो करवाना ही है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करवाऊंगा सेंट्रॉइड के ऊपर, ये भी आपका सामने आ जाएगा कॉन्सेप्ट थ्रू क्लियर। क्वेश्चन लिखिए, द कोऑर्डिनेट्स of the centroid of triangle ABC। सेंट्रॉइड क्या होता था बेटा, एक बार और बता देता हूं, सेंट्रॉइड क्या होता था, जहां पर हमारी मीडियन इंटरसेक्ट करती थी, यानी ट्राइंगल के अंदर वो पॉइंट जहां पे हमारी मीडियन इंटरसेक्ट करती थी वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता था। राइट, हम देखो फिगर बनाएंगे अभी, विद वर्टिसेस, इसकी वर्टिसेस दे रखी है। वर्टिसेस क्या है बेटा, a -1, 0, b 5, -2 एंड c 8, 2। ठीक है, आपको ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी है, -1, 0, 5, -2 एंड 8, 2। आपको क्या बताना है, सेंट्रॉइड बताना है। ऑप्शन लिख लीजिए, ये तो ओरली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी हमें करवाना पड़ता है। आप लोग तो ओरली सॉल्व कर सकते हो इसको। 6, 0, C 0, 6, ऑप्शन डी 4, 0 है ना। तो सेंट्रॉइड क्या होता था बच्चों,
सेंट्रॉइड होता था हमारा ये पॉइंट। अगर इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो ये जो पॉइंट होता था ना जहाँ पे हमारी मीडियन से इंटरसेक्ट करती थी सब, ये जो जी पॉइंट आता था निकल के, सी जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी के, एक्स वाई। तो x कितना होता था हमारा, x होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y क्या होता था, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये तो 2 आता था पॉइंट निकल के। तो बस आप देख लो सीधा सीधा, x1 कितना है हमारा क्वेश्चन में, -1 प्लस 5 कितना होगा 4, 4 प्लस 8 12, 12 अपॉन 3 कितना होगा 4, ऑप्शन में कहाँ है 4 है। ठीक है, अब y देखते हैं, 0 -2 प्लस 2 0, आंसर सीधा सीधा ऑरली सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा 4,0। अरे भैया जब तक सॉल्यूशन ना दिखाओ बच्चे मानते ही नहीं है भाई। x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से देखो ज़रा, एक x1 -1 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन 3 कितना होगा 12 अपॉन 3 कितना 4, x कितना आया 4। अब इसी तरह से y कर लो, y कितना आ जाएगा 0, तो आंसर क्या होगा इसका 4,0। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये भी कह सकता है कि ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस आपको दे दे और सेंट्रॉइड पूछ ले, और ये भी हो सकता है सेंट्रॉइड दे दे और वर्टिसेस पूछे, तो एक क्वेश्चन जो है इसका कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमें कौन सा ट्रेन पकड़नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC कॉमा आर, वर्टिसेस दे रखी हैं 2, -1, 4 A, इसका नाम है A, एंड B (5, 2) एंड इट्स सेंट्रॉइड, एंड इट्स सेंट्रॉइड दे रखी है इसके ना, एंड इट्स सेंट्रॉइड इज 0, -3, full stop. The coordinates of point C is, कोऑर्डिनेट बताने किसके, पॉइंट सी के कितने होंगे, क्या होंगे, तो वो नोट कर लेते हैं बेटा। ऑप्शन ए 4, 3, ऑप्शन बी 4, 15, सी -4, -15, और ऑप्शन डी -15, -4। वर्टिसेस दे रखी हैं इस बार, है ना, और सेंट्रॉइड दे रखी है, कोई सी वर्टिस नहीं दे रखी। इस तरह से कंडीशन है हमारी, ये फिगर है, सेंट्रॉइड की वर्टिसेस दे रखी हैं कितनी, ए बी, और सेंट्रॉइड की दे रखी है 0, -3, याद रखना। ए की कितनी दे रखी है -1, 4, ये पॉइंट ए। बी की कितनी दे रखी है, बी की दे रखी है 5, 2, इसकी नहीं पता हमें क्या है, x, y मान लेती है हमने। ये पॉइंट सी जो है इसकी x, y है, तो आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता था, सेंट्रॉइड ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस 5 प्लस x अपॉन 3। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -4,
कौन सा ऑप्शन है? तो यार बार में ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, देखो यही मिल गया। इस तरह से y कैलकुलेट कर लेना, -15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा दिया आपको क्योंकि इंटरचेंज करके आ सकते हैं ऐसे, तो आपको आना चाहिए था किस तरह से करना है। तो इसको जल्दी से आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं काफ़ी। चलो अब अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच, सेक्शन फॉर्म में पर आ जाओ, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining, किसको ज्वाइन कर रहा है? A1, -5 and B -4, divided by the x, divided by the x-axis in the ratio of option A 1:1, option B 2:1, option C 3:2 and option D 1:2. This is the question, and you know what is the concept used here? What is the concept used here? The section formula. Okay, the total use of section formula. So first draw a figure. Find the ratio in which the line segment joining a point A, point कितना है हमारा? 1, -5. B point कितना है? B पॉइंट हो जाएगा -4, 5। अब देखो इसने जो इंपॉर्टेंट चीज बोल रखी है वो क्या बोल रखी है? डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो लाइन डिवाइड हो रही है ना बच्चों, ये कहाँ डिवाइड हो रही है? ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रही है। तो एक्स एक्सिस पे डिवाइड होने का मतलब अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई कितना होगा? 0 होगा नहीं होगा? और अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स कितना होगा? 0 होगा नहीं होगा? तो याद करने की चीज क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? C पॉइंट x, 0। तो हमने क्या सपोज करा? ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। लेट द लाइन, द पॉइंट C डिवाइड द लाइन AB इन द रेशियो ऑफ k:1। ठीक है, तो आपको ये तो दे रखा है ना y, तो दिस इज इक्वल टू कितना? k इंटू y2, 5k प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको m1 और m2 से भी कर सकते हो, एक ही बात है। वहां पर आपको m1 अपॉन m2 निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे खाली k की वैल्यू निकाल लोगे तो भी रेशियो आ जाएगा, क्योंकि k:1 का रेशियो लिया है ना, तो सी ये आ जाएगी बात हमारे। तो जब इस साइड को अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 5k - 5 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1। तो रेशियो कितना हो जाएगा? k:1 का है ना, तो 1:1 का रेशियो आ गया है निकल के, बस खत्म बात। तो एक तो चीज़ ये हो गई आसानी की, और दूसरी चीज़ क्या है? देखो तुम्हें दिख रहा है ना, ये अगर मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट की कंडीशन क्या थी? बताया था मैंने आपको कि y1 + y2/2 जो हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या देखो 0 बराबर आ रहा है -5 + 5/2, 0 0। तो ये तो वैसे ही दिख रहा है आपका, k:1 की जरूरत भी नहीं थी। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपने क्या करा? -5 + 5/2
सीधे सीधे दिख रहा है ना ये पॉइंट, इक्वल एंड अपोजिट साइन के। तो जब कभी साइंस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यहाँ पर देखो c -5 है, ये +5 है या -5 है, तो रेशियो हमेशा 1:1 का होगा। यहाँ पे -4 होता और ये +4 होता तो भी आपका 1:1 का हो जाता। तो सीधा ये y से दिख रहा है ना आपका, तो y से जो है ये हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 का आ जाएगा, यानी कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा। कौन था, पॉइंट सी एक्ट्स एज अ मिड पॉइंट। ओके, तो नोट कीजिए से जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा फिर क्या। अच्छा देखो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से। सी, अगर ये राइट ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है ना हमारा, ये 90 डिग्री है। तो इसको हम, अगर आपसे कोई भी ये 3 पॉइंट दे दे, आपको सारे पॉइंट दे दे, कोई भी अननोन पॉइंट अगर पूछे तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे कि इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर इक्वेशन बना के लंबी चौड़ी सॉल्व करोगे, फालतू में परेशान हो जाओगे। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया किसका, स्लोप का। तो जब भी मैंने क्या कहा, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना, दिस वन और दिस वन, तो इसका स्लोप, लाइन का AB का स्लोप कितना होगा बच्चों, AB का स्लोप हो जाएगा हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इनटू इसका स्लोप क्या होगा, BC का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा y3 - y2 अपॉन x3 - x2, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जाहिर सा चीज़ को सीधे सीधे दिख रहा है कि आपको ये सब कोऑर्डिनेट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर गायब कर देगा इसमें, तो आप आसानी से निकाल सकते हो इसमें वैल्यू सॉल्व करके। तो इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझना कि राइट एंगल ट्राइंगल में भी हम स्लोप का ही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, -1 होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि हम अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर करवाऊँ तो वो एक अपने आप में एक टास्क है, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो उसे अवॉइड नहीं करना, ठीक है। तो इस वीडियो में फिर हम यहीं तक अपना कंटिन्यू रखते हैं। फिर अपनी अगली वीडियोस में जो है, जो आपके 10th क्लास के क्वेश्चन से सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे उसे कम से कम टाइम में करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्टकट दें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंटिन्यू करते हैं। अभी रुक जाओ, इसमें इंक वो कर दो थोड़ी सी, मार्कर्स में इंक नहीं है, ब्लैक खाली है सब।